नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन में होने जा रहे बड़े बदलाव की। यह बदलाव बहुत दिनों से टलता जा रहा है और लोगों को यह खल रहा है कि आखिर यह बदलाव हो क्यों नहीं पा रहा। दरअसल जिला कार्यकारिणी के कुछ पद जब नेता के रिश्तेदार या नेताओं के पुत्रों को दे दिए गए तो उसी वक्त विवाद शुरू हो गया था और विवाद शुरू होने के बाद यह स्थिति बन गई कि दबाव में बीजेपी संगठन को कुछ लोगों को दिए गए पद चंद दिनों में वापस लेने पड़े, उनसे इस्तीफा दिलवाना पड़ा, यह कहते हुए कि वो अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। पहले उनको पद दे दिए गए और 10-15 दिन के अंदर उनसे विवाद के बाद पद वापस ले लिए गए। ऐसे में यह सिर्फ जिला कार्यकारिणी की बात थी। अभी प्रदेश संगठन के प्रदेश स्तर के बड़े पद, चाहे वो उपाध्यक्ष पद हों, महामंत्री हों, संगठन मंत्री हों, कार्यालय मंत्री हों, बहुत सारे पद जो हैं उन्हें लेकर के असमंजस बना हुआ है। जो फॉर्मूला बीजेपी ने लेकर आई है उसमें कहा जा रहा है कि तमाम मंत्री, विधायक और सांसदों की टिकट कट जाएगी, उन्हें कोई भी पद नहीं मिलेगा जो अभी बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं। एक लोगों में यह भी बात के आसार नजर आ रहे हैं कि जो संगठन के लोग वीडी शर्मा की टीम से पहले काम कर रहे थे और वीडी शर्मा ने आकर उन्हें हाशिए पर डाल दिया था, उन पुराने लोगों की वापसी संगठन में हो जाएगी। बहुत सारे कयासों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि बीजेपी का संगठन के इस काम में हो रही देरी को लेकर क्या कहना है और कांग्रेस किस तरह से तंज कस रही है बीजेपी पर। सुनिए। विगत 23 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बाहुबल है वो सत्ता के साथ साथ संगठन में भी आ गया है और वो हावी हो रहा है हेमंत खंडेलवाल जी की टीम के ऊपर। इसके कारण मध्य प्रदेश में अभी तक कार्यकारिणी बन नहीं पा रही है और जो प्रदेश कार्य समिति है, जो धनबल बाहुबल से कांग्रेस के जो लोगों को पकड़ के ले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, जो खरीद फरोख्त की राजनीति हुई थी और जो लोग वहाँ आज बैठे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही कि उनको पद दें कि ना दें। अब आरएसएस और जो विचारधारा के भाजपा के लोग हैं वो और केडर के जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि वो बाहर होंगे, ये अंदर होंगे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिख रही है और उसका खामियाजा जो जनता दरी उठाने वाला कार्यकर्ता है उसको भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व की हमने मध्य प्रदेश के प्रदेश स्तर पर संगठन पर्व जो संचालित हुआ, सदस्यता अभियान से लेकर के हमारे बूथ के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का जो इस प्रकार से चुनाव हुए, अब जिले की कार्य समिति गठित हो चुकी है। निसंदेह जो भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को काम मिलता है और हर काम के लिए कार्यकर्ता होते हैं और जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं हमारे यहाँ अपने कर्तृत्व से पार्टी के संगठन तो कार्य करते हैं हमारे नेतागण, उन सबका परीक्षण भी होता रहता है और साथ में एक आम कार्यकर्ता को भी सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम, सुशोभित करने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है। और आज के सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए हमारे, बीजेपी संगठन में कौन आएगा कौन जाएगा दिवाली से पहले पता चल जाएगा। जिनकी कुर्सी जाएगी वो अभी से नाराज, कब तक दबी रहेगी विरोध की आवाज। एक परिवार एक पद का फॉर्मूला बड़ा झटका देगा। एक मंत्री 7 सांसद 6 विधायकों को निपटा देगा। पूरी तरह बदलने वाली है एमपी की बीजेपी। संगठन से मंत्री, विधायक, सांसद सबकी होगी छुट्टी। यह तय हो गया है कि ये मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, संगठन में बहुत बड़े सारे पद भी लेकर रखे हुए हैं। इन सबको अब भैया या तो आप सत्ता में रह लो या संगठन में रह लो, इस तरह की बात साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उनका। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शिवम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा शिवम आपका। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं, फिरोज साहब का भी बहुत इस्तकबाल है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय वकील जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले मैं आ जाता हूं फिरोज साहब आपके पास। फिरोज साहब देखिए, बीजेपी अनुशासित पार्टी मानी जाती है। बीजेपी में कहा जाता है कि असंतोष अगर है भी तो वो उभरता नहीं है, लेकिन अब ये इस कदर हो गया है कि चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर प्रदेश के संगठन के लोग, बड़े पद के लोग, चाहे उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, मंत्री हो,
इसकी कार्यकारिणी की घोषणा जो है वो टलती जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी में कोई चीज अब हो नहीं सकती, क्योंकि ये पार्टी अब चिंदी चिंदी हो चुकी है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का है, वो 3 साल की जगह 6 साल हो गए हो जेपी नड्डा जी को, और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ पा रहा हो, आप उससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। ये तो सही है ना कि दिल्ली से ही जो हमारी पार्टी है तो वो भी दिल्ली से ही हम अपनी है ना राज्य इकाइयों और राज्य इकाइयों से जिला इकाइयों तक जाती है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी आती है। अभी बड़ी बैठक हुई थी सीएम हाउस में, सभी नेता बैठे थे और बात हो रही थी कि नौ दुर्गे के पहले ही दिन, जिस दिन रहेगा उसी दिन जो है नई नियुक्तियां हो जाएंगी और ऐसा हो जाएगा और सभी कार्यकारिणी में फेरबदल हो जाएगा। अब दिवाली तक आ गई है और अभी आप और रुक जाइए और अभी 6 महीने और देख लीजिए। जो काम वीडी शर्मा जी नहीं कर पाए वो अब हेमंत खंडेलवाल जी कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और जो आगंतुक कांग्रेसी हैं, जो पूर्व कांग्रेसी हैं, जिनको बहुत सारे टॉफियां भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी थी पहले से, क्या उन लोगों को जगह रहेगी या नहीं रहेगी? और रही बात कि सांसद विधायकों को अलग कर दिया जाए, तो वीडी शर्मा जी का भी दौर हमने देखा, चिंतामन मालवीय हो, पटेल साहब हो, प्रीतम लोधी हो, इन लोगों ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया और संगठन की हिम्मत नहीं हुई कि उनको नोटिस दे दें, तो उनको पद से कैसे अलग कर देंगे हेमंत खंडेलवाल जी, इसमें मुझे शक लगता है। हालांकि ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन इनकी सत्ता में भी गुटबाजी है और संगठन में भी गुटबाजी है। और ये दिल्ली तक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चिंदी कुछ नहीं होने जा रहा है। ये खाली न्यूज फैलाने के, मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं में एक आस जगाने का एक शगुफा मात्र है और कुछ नहीं। ठीक है। शिवम शुक्ला जी, आपसे जानना चाहते हैं। शिवम जी, ये बात तो सही है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला हो या फिर यहां पर प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, ये लगातार टलती जा रही है। और जाहिर सी बात है, कोई अच्छे कारणों से तो टल नहीं रही होगी। कुछ तो ऐसे रीजंस होंगे जो आप जिला अध्यक्ष की भी घोषणा कर देते हैं, उन्हें पद दे देते हैं और फिर कहते हैं कि 10 दिन बाद उन्हें अचानक लगा कि उन्हें यह पद नहीं लेना चाहिए, वो रिजाइन कर देते हैं। तो ये अचानक से जो सब चीजें हो रही हैं पार्टी में, ये सब कुछ ठीक होने की तरफ इशारा नहीं करती, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान, अपने संगठन का जो एक अनुशासन है उसके अंतर्गत काम करती है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के साथ ही साथ हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन भी हैं। हमने देखा कि हमारे यहाँ पर बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव एक पूरी प्रक्रिया के आधार पर किए जाते हैं। कार्यक्रम जारी होता है, पर्यवेक्षक जाते हैं, कार्यकर्ताओं के पास स्वायत्तता और स्वतंत्रता रहती है कि सभी उस निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो यह अभी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को 2 कार्यकाल के लगभग वक्त हो गया। सोनिया जी 20 साल अध्यक्ष थी, तब कांग्रेस को चिंता नहीं होती। खड़गे जी कितने दिन के लिए बने थे, आज लगातार चले ही जा रहे हैं, कोई चर्चा और सुगबुगाहट भी नहीं है, उनके नाम पे भी परिवर्तन हो सकता है। तो कांग्रेस अपने संगठन की बुराइयों को नहीं देखती और इस प्रकार की बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी में हम देखेंगे कि हमारे बूथ का भी निर्वाचन संपन्न हुआ, मंडल का, जिले का, और फिर प्रदेश में भी हमारे अध्यक्ष निर्वाचित होकर के आए। बूथ की भी कमेटियां बनी, मंडल की भी कमेटियां बनी, जिले की कमेटियों का अनुक्रम चल रहा है और इसी के साथ ही साथ प्रदेश की कमेटी को लेकर के भी हमारे नेतृत्व के बीच एक व्यापक स्तर का विचार और मंथन चल रहा है। तमाम तरीके के कार्यकर्ताओं के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है और हम तो इस विश्वास के साथ काम ही करते हैं, हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिसी इशू रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, शिवम जी, आपने अपनी बात शुरू की कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। पार्टी का संविधान कहता है 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वीडी शर्मा जी का भी कितना एक्सटेंशन हुआ सब जानते हैं। और उसके बाद अभी तक ये अभिलाष जी उसी संविधान में हमारी पार्टी की जो गवर्निंग बॉडी है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वह जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वह आवश्यकता पड़ने पर उसको एक्सटेंड कर सकती है। तो उसी संविधान के सम्मत तरीके से ही तमाम चीजें। और आप देखिए निर्वाचन की जब हम बात करते हैं, कांग्रेस में जीतू पटवारी अध्यक्ष बने, कोई निर्वाचन होकर के आए। कमलनाथ जी अध्यक्ष थे तो चिट्ठी ही एआईसीसी ने जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है, वीडी शर्मा जी अध्यक्ष बने हो या फिर अभी वर्तमान में हेमंत खंडेलवाल जी अध्यक्ष बने हो, तो लगातार उसी प्रक्रिया के आधार पर अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। हमने तो देखा है कि एक बार पार्टी एक मत थी कि विक्रम वर्मा जी को अध्यक्ष बनना है, जरूरत पड़ी शिवराज जी ने पर्चा भरा, उनके पास लोकतांत्रिक अथॉरिटी थी कि वह निर्वाचन की प्रक्रिया में सहभागी हो पाए। हमें याद है कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की कोरम पूर्ति की जा रही थी, उस दौरान किसी ने सिर्फ और अपना नामांकन भर दिया तो उसको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। तो इस प्रकार के राजनीतिक संगठन कभी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं समझ सकते। और दूसरा, जहां तक परिवारवाद का विषय है, यह भारतीय जनता पार्टी के कोई संविधान में
में ये चीजें नहीं है, लेकिन ये पार्टी का पॉलिसी मैटर है। हम लगातार प्रयास करते हैं कि नए कार्यकर्ताओं को अवसर दें, एक ही परिवार के लोगों को लगातार उपकृत न किया जाए। और जो लोग बन गए थे तो वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में चूंकि अभी लकीर खींची गई है कि हमें एक परिवार से ज्यादा लोगों को अवसर नहीं देना, सामान्य कार्यकर्ताओं को भी समायोजित करना है। इतना बड़ा हमारा परिवार है, सब अगर एक ही परिवार से लोगों तक पहुंच जाएगा तो पार्टी इस दिशा में लगातार विभिन्न तरीके से विचार करती है और ठीक है। सभी को विश्वास ठीक में है, लेने शिव। के पश्चात हम निर्णय लेते हैं। ना और ना, जहां तक विश्वास में तो कमेटी आप का नहीं विषय ले है, पाए थे, माननीय वरना अध्यक्ष फिर जी- आपको 10 दिन के अंदर उनसे रेजिग्नेशन नहीं लेने पड़ते। वहां तो चूक हो गई थी पार्टी से। खैर, मैं अजय वकील जी के पास आता हूं। अजय वकील जी, आपके पास में आता हूं। अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं, बीजेपी भले ही बाहर से अनुशासित दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो, क्योंकि मुझे याद है आज से 2 महीने पहले, करीब करीब 2 महीने पहले, मोदी सरकार के जब एक बहुत बड़ा इवेंट था उनका, और मैं जेपी नड्डा जी के साथ था मौजूद, उनसे मैंने साफ पूछा डिनर पर कि क्या आप बिहार चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाना है, और उन्होंने, हम पत्रकारों को, हमारे साथ बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे, साफ कहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैं बिहार चुनाव मैं नहीं लीड करूंगा, बिहार चुनाव से पहले हम परिवर्तन कर लेंगे। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात हमें कह रहे हैं, और उसके बाद यह स्थिति बन गई कि आखिरकार वो उनकी जगह कोई विकल्प नहीं आ पाया, पहली चीज। दूसरी चीज, वीडी शर्मा जी के जाने के बाद लग रहा था कि 1-2 महीने में सब चीजें हो जाएंगी, ये लगातार टलती जा रही हैं। तो अब क्या माना जाए कि बीजेपी के अंदर वो डर है कहीं ना कहीं, संगठन के अंदर, कि भाई बहुत सोच समझ कर करना। फिर क्या हुआ कि जैसे ही पहला काम किया कि जिला कार्यकारिणी बनाई, विरोध के स्वर उठे और फिर इस्तीफे लेने पड़ गए। तो ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस अब बीजेपी नेताओं के पास नहीं है कि हम सबको साथ लेकर चल पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और जैसे आपने नड्डा जी का उदाहरण पहले बताया, हाँ, हो सकता है कि नड्डा जी अभी 1 साल और बने रहे, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले साल तो और कई राज्यों में चुनाव है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, और भी कई राज्यों में है। तो अगर यही एकमात्र अगर पैमाना होगा, और वैसे भी इतने साल से है तो उनके पास अनुभव तो है, इसमें कोई शक नहीं है, तो नए किसी चेहरे को लाने के बजाय पार्टी उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब सवाल मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश में तो ये है कि ये कार्यकारिणी गठन इसलिए नहीं हो पा रहा है। अगर आज की बीजेपी की तुलना अगर आज से 25-30 साल पहले की बीजेपी से करें, तो मेरे ख्याल से उस समय इस तरह की उलझनें नहीं हुआ करती थी और बड़ी चीजें आसानी से सुलझ जाती थी। लेकिन अब चूंकि इसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जनप्रतिनिधियों का भी है, नेताओं का भी है, मंत्री और दूसरे लोगों का भी है, तो सवाल है कि सारी खींचतान इसी को लेकर के अंदर चल रही, वरना कोई कारण नहीं कि अगर खंडेलवाल जी को अध्यक्ष बने में 3 महीने करीब होने को आ रहे हैं, तो ये केवल ये भी तय हुआ कि प्रदेश कार्यकारिणी कौन बने, तो नामों का फाइनल आपस में बैठ के तय नहीं हो पा रहा है। एक चीज और भी है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्तियां वो भी अटकी हुई है। निगम मंडलों में 1.5 साल से नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। एक व्यू ये भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि जो प्रदेश कार्यकारिणी बने उसके पहले निगम मंडलों की नियुक्तियां हो जाए, तो कुछ लोगों को पहले ही बाहर कर दिया जाए, और 2-4 मंत्री भी जो मंत्री पद खाली हों उन पर भी नियुक्तियां हो, और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी तय हो। तो कुल मिला के सारा इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व है, इसके अंदर कई लोगों के स्वार्थ इसमें शामिल है कि भाई हमारा आदमी पदाधिकारी बने। ठीक है, क्योंकि संगठन, सत्तारूढ़ पार्टी का संगठन और अपोजिशन के संगठन में बेसिक फर्क होता है। सत्तारूढ़ पार्टी का संगठन भी परोक्ष रूप से सत्ता में हिस्सेदारी ही है, हालांकि सीधे तौर पर नहीं होती है। जाहिर है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा होनी ही चाहिए कि वो संगठन में कोई पद पाए। तो मेरे ख्याल से ये सारी अंदर भीतरी खींचतान है, और नामों पे फाइनल ना हो पाना कि भाई किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए, ये सबसे बड़ा कारण है। मैं वापस आता हूं फिरोज सिद्दीकी साहब आपके पास। फिरोज साहब, यहां पर एक और चीज जो कही जा रही है, देखिए, क्या आपको लगता है ये हो पाएगा कि अब सांसद, विधायक, मंत्रियों की संगठन से छुट्टी हो जाएगी और इनकी जगह नॉर्मल कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा? एक तो ये सवाल है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं और विपक्ष के तौर पर आप भी पूरी संगठन से लेकर सत्ता तक के कामकाज पर नजर रखते हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या वीडी शर्मा जी से पहले वाली संगठन की जो टीम है उसकी वापसी की बात कही जा रही है, वो होती हुई दिख रही है आपको कि अब चूंकि ये जो टीम है इसके पास लंबा कार्यकाल हो गया है और संगठन का काम किया हुआ अनुभव उनका है, तो हो सकता है एक बार फिर से उन्हें मौका मिले? देखिए, हालात ये हैं कि 2 साल हो गए इनके संगठन के चुनाव हुए, 1.5-2 साल हो गए, मुझे जो याद आता है अपनी याददाश्त से बता रहा हूं। और 1.5-2 साल में अगर आप पूरी तरीके से अपनी बॉडीएं नहीं बना पाए और पूरे तरीके से आपकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई, जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव का क्या महत्व रह गया है।
अरे जिन्होंने अंधों को संगठन में, जिन्होंने अंधों को सदस्य बना लिया हो, उनकी मजबूरी का फायदा उठा के राशन कार्ड में जो फ्री का राशन लेने आते हैं उन लोगों को संगठन के ने सदस्य बना लिया हो और वो लोग निर्वाचित हो गए हो, तो वो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं। यही रही बात सांसद और विधायकों की, ये किसी भी सांसद और विधायक को हटा नहीं सकते। आज संगठन की ये स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कि वो किसी भी सांसद या विधायक को नोटिस देते। याद करिए, चिंतामन मालवीय ने सीधे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोला था और वीडी शर्मा जी ने कहा था कि मैंने नोटिस दे दिया। चिंतामणि माल जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई नोटिस आया नहीं, और आज तक वो नोटिस नहीं पहुंचा। प्रीतम लोधी जी से को बोला कि हमने बुला के संगठन में समझाएंगे या निलंबित कर देंगे, कहां कर पाए ये निलंबित। उन्होंने तो सीधे सीधे मंत्री ऊपर आरोप लगाए थे खुले मन से। आप पटेल हैं जो प्रदीप पटेल है, उनको नहीं कर पाए। ये छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर लेते। अभी भी यही होगा कि जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं जिनका कोई आका नहीं है, उनको भारतीय जनता हेमंत खंडेलवाल जी हटा देंगे। वरना जो लोग, जो शिवराज सिंह जी लिस्ट देंगे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लिस्ट देंगे, जिसमें से मूलतः कांग्रेसी होंगे, वो सब लोग इनके संगठन की कार्यकारिणी में आ जाएंगे। और जाएगा वो कार्यकर्ता बाहर जो मेहनत करता था, दरी उठाता था, नीचे से बूथ से निकल के ऊपर तक आया था, वो कार्यकर्ता बाहर जाएगा। ठीक है शिवम जी, देखिए कई बार ये देखा गया है कि बीजेपी एक बहुत अच्छी कोशिश करती है और फिर बाद में यू टर्न ले लेती है। 75 साल का एक फॉर्मूला था जिसके आधार पर हमने देखा था कि कई बड़े नेताओं को घर बैठा दिया गया और उसके 6-8 महीने बाद कह दिया गया कि ऐसा तो कोई संविधान में लिखा नहीं है, और जबकि उसके पहले साफ तौर पर सीधे इंगित किए गए थे। तो मेरा यह सवाल है कि जो बहुत अच्छी पहल बीजेपी का संगठन करने जा रहा है कि भाई एक परिवार एक पद, अगर आप सत्ता में है तो सत्ता में रहिए, संगठन में तो संगठन में रहिए, ऐसा तो नहीं होगा ये फिर कुछ लोगों पर जिनको निपटाना है उन पर लागू हो जाएगा और बाकी कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जाएंगे ये कहकर कि भाई कोई संविधान में थोड़ी लिखा है, एक दो रह गए तो रह गए, वो तो बहुत कर्मठ आदमी है इसलिए हमने उनको विधायक भी रखा है और संगठन में भी जगह दी है, सांसद भी और संगठन में भी जगह दी है, या ये नियम सब पर एक साथ लागू होने जा रहा है? इसको लेकर स्थिति साफ हुई है या नहीं अभी तक? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पार्टी समय समय पर नए नेतृत्व को उभारने के लिए इस प्रकार की लकीर खींचने का काम करती है और पार्टी के भीतर किसको पद देना है, किस प्रकार से देना है, किसको कितना उपकृत करना है, ये तमाम चीजें पार्टी के नेतृत्व के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी की या फिरोज जी की जब इन्होंने डिबेट की पहली बार आपने इनको बोलने का अवसर दिया तो इन्होंने बोला कि जो कांग्रेस से लोग आए हैं वो तो हताश हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहा, हाशिए पे डाल दिए गए। फिर अब बोल रहे हैं कि सिंधिया जी के साथ जो लोग आए उनको तमाम लोगों को अवसर मिल रहा है, कांग्रेस से आए लोगों को ही अवसर मिलेगा। तो दोनों बातें अपने आप में सही नहीं हो सकती। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी में आज आप देखिए, मैं अकेले सतना और उज्जैन का आपको उदाहरण देता हूं, वहां कांग्रेस पार्टी के विधायक है महेश परमार और सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, उन्हीं को लोकसभा का टिकट दिया गया, उन्हीं को मेयर का टिकट दिया गया, वही इनके ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, वही प्रदेश के उपाध्यक्ष बनते हैं और अंतोगतवा जिला अध्यक्ष भी उन्हीं लोगों को बनाया जाता है। तो कांग्रेस इस मानसिकता और सोच के आधार पर काम करती है। जीतू पटवारी के समकक्ष नेता जो विधायक हैं, जो एक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाकर के पूरे जिले की जिम्मेदारी दी जाती है। तो कांग्रेस जैसा यहां नेताओं को निपटाने और कट्टू साइज करने की परंपरा नहीं है। संगठन प्रत्येक व्यक्ति की उपयोगिता के अनुरूप पद देता है और हमारे यहां पे संगठन सर्वोपरि है। संगठन के हित में जो भी चीजें देखने को मिलती हैं, जिस भी कार्यकर्ता की जहां पर उपयोगिता समझ में आती है, पार्टी का नेतृत्व बहुत व्यापक तौर पर रेशनल होकर के उस पर विचार करता है, उसके पश्चात पद देने का काम करता है। और इस प्रकार की अगर हम लकीर खींचते हैं तो मान लीजिए 100% हम सफल ना भी हो पाए, 90% हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं, वह भी तो राजनीति में कम से कम एक लोगों के लिए नए अवसर खोल रहा है, सामान्य परिवारों के लोगों के लिए राजनीति में स्थान बना रहा है, कुछ परिवारों तक सत्ता को केंद्रित तो नहीं करके रखा है। जबकि कांग्रेस पार्टी में हम देख रहे हैं दिल्ली में तो गांधी परिवार है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो बृहत्तर तौर पर 70 वर्षों में कांग्रेस को 4-6 परिवार ही चला रहे हैं और अपने नकारापन, निकम्मेपन के बावजूद भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने वाला भी कोई नहीं है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कैसे आदर्श संगठन की बात करते हैं जहां पे हर समय में, हर 4-5 साल में नेतृत्व का परिवर्तन हो जाता है, नए लोगों को अवसर दिया जाता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को कभी भी घर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अजय वकील जी आपके पास आता हूं। अजय जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर अब जब संगठन में नए पद मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? क्या वो वीडी शर्मा से पहले वाले संगठन के लोग जिनके पास संगठन का लंबा अनुभव है वो उनकी वापसी होगी? और अगर उनकी वापसी होगी तो क्या उसमें शिवराज जी की ज्यादा चलेगी, या सिंधिया जी, तोमर जी, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर थोड़ा सा उपकृत करके उनके लोगों को ला करके बैलेंस कर दिया जाएगा?
आखिर संगठन में दबदबा किसका रहने जा रहा है? सीएम साहब के बताया जाता है कि पसंद से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। क्या वाकई संगठन में भी सीएम साहब की चलने वाली है, मोहन यादव जी की, या शिवराज जी वहां पर थोड़ा सा वजन अपना दिखा देंगे? बाकी नेता हैं और कांग्रेस से आए हुए लोगों को क्या संगठन में महत्वपूर्ण पद मिलेंगे? देखिए अभिलाष जी, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कितनी मजबूती से अपनी कार्यकारिणी को बनाते हैं, वो कितने दबावों को झेल पाते हैं और कितना एडजस्ट कर पाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और अगर वो इन दबावों के आगे झुक गए या एडजस्टमेंट की वाली बात हुई तो नजर सबको, और एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कोई अध्यक्ष बिल्कुल ही सबको इग्नोर कर दे और किसी भी नेता की न सुने और अपने हिसाब से कार्यकारिणी बना दे, संभव ही नहीं है। तो सब सवाल सिर्फ इतना सा है कि किसको कितना वेटेज दिया जाता है। शिवराज जी बड़े नेता हैं, उनकी भी सुनना पड़ेगी, सिंधिया जी उनकी भी सुनना पड़ेगी, मुख्यमंत्री तो खैर है ही हैं, इसके अलावा और भी कुछ नेता हैं जिनके आदमियों को एडजस्ट करना पड़ेगा हेमंत खंडेलवाल जी को। और परिवारवाद की बात हुई तो हेमंत खंडेलवाल जी भी दरअसल उसी परंपरा में से आते हैं, इसलिए वो उसको पूरी तरह से अनदेखा कर दें ये असंभव है। बात सिर्फ इतनी है। और तीसरा सवाल यह है कि भाई जो पुराने जो वी.डी. शर्मा की कार्यकारिणी के लोग थे उनमें से कितनों की वापसी होगी, तो हो सकता है कुछ उनमें से कुछ लोग लिए जाए और जो उनकी कार्यकारिणी में उपेक्षित, उनके कार्यकाल में उपेक्षित रहे, उनमें से भी कुछ लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हेमंत खंडेलवाल के सामने चुनौती बहुत बड़ी है और मेरे ख्याल से इसी उधेड़बुन में जो है कार्यकारिणी बन नहीं पा रही, किसको रखें और किसको नहीं रखें। ये तीन मुद्दे आज सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि एक व्यक्ति एक पद, दूसरा ये है कि जो परिवारवाद से बचने की बात, और तीसरी ये है कि जो पुराने उपेक्षित लोगों को एडजस्टमेंट। तो इन तीन मुद्दों के आधार पर ही कार्यकारिणी का गठन होगा। इसको पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। ये है कि हेमंत खंडेलवाल इनमें से कौन सा बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक, ये देखने की बात है। वो ऐसे कितना कर पाते हैं ये तो कार्यकारिणी गठित होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। तो बीजेपी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की है, अब उसमें कितनी कामयाब होती है ये वक्त बताएगा, क्योंकि अगर एक पद एक परिवार वाला फॉर्मूला लागू होता है तो इससे बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे सुनहरे मौके मिलेंगे और साथ ही साथ दूसरी पार्टियां जो हैं वो भी मजबूर होंगी कि भाई अब परिवारवाद की छाया से निकलकर आपको अपने कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं को पद तो देने ही होंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी देश में सियासत की अगर बीजेपी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसा कर पाती है तो। पर सवाल यही है कि इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं आएंगे, उसमें कोई इफ, बट, पर, परंतु, लेकिन, किंतु तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि अगर यह होता है तो फिर यह समझ आ जाएगा कि फिर से पार्टी के संविधान, अनुशासन और पार्टी की मंशा पर कुछ लोगों का वर्चस्व भारी पड़ा है। इंतजार किया जाएगा कि आखिर ये कब पूरी की पूरी तस्वीर साफ होती है। शुक्रिया अदा करूंगा शिवम जी आपका, फिरोज साहब आपका और अजय मुखिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।